आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर इजराइल और हमास के बीच कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस सब के बीच इजराइल ने पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को अधिकृत कर दिया है। ऐसे में हमास के पास इजराइल के बचे बंधकों की रिहाई खटाई में पड़ गई है। वहीं यमन के हुथियों को लेकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से संघर्ष जारी है। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने हमास के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हालांकि संघर्ष विराम के तहत बहुत से बंधकों की रिहाई संभव हो पाई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बंधक हैं जो हमास के कब्जे में हैं। बंधकों को रिहा न किए जाने से गुस्साए इजराइल ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना बना ली है। सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट ने पूरे गाजा पर नियंत्रण और अनिश्चित समय के लिए वहां बने रहने की योजना पर मुहर लगा दी है। हालांकि इजरायली सेना प्रमुख ने गाजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि यह अभियान गाजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि गाजा में इस कार्रवाई के 2 उद्देश्य हैं। पहला हमास को हराना, दूसरा बंधकों को बचाना। लेकिन दोनों मकसद एक साथ पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इससे एक दिन पहले सेना प्रमुख ने गाजा में अभियान तेज करने के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया था। उन्होंने भूमि और भूमिगत हमास के सभी बुनियादी ढांचों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प दोहराया था। इजराइल और हमास के बीच 8 हफ्तों तक जारी संघर्ष विराम मार्च में टूट गया था। इसके बाद इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया था। इजराइल ने गाजा को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है। दोनों पक्षों के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर आगे की चर्चा करने से इनकार कर दिया है कि जब तक कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने और गाजा से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुला लेने के लिए सहमत नहीं हो जाता। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को हूती समूह पर हमला न करने के लिए चेताया है। ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीरजादे ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हूती पर हमला किया गया तो उसकी ओर से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने यह धमकी ऐसे समय में दी है जब उसने नए ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बशीर लॉन्च की है। हूती ने रविवार को इजराइल के एयर डिफेंस को भेदते हुए उसकी जमीन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये मिसाइल तेल अवीव के बाहर बेन गुरियन हवाई अड्डे से सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर गिरी। इस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती और उसके आका ईरान को माकूल जवाब दिए जाने का संकल्प दोहराया था। पिछले दिनों हूती समूह ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया था। अमेरिका पिछले कई हफ्तों से यमन में हमला जारी रखे हुए है। इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेशी मामलों के जानकार हैं और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, इजराइल की वॉर कैबिनेट ने आज नया प्लान लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है इस इलाके में, क्योंकि ये तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है वहां पर? चंद्रशेखर जी, पूरा रिवर्सल हो गया है। एक तरफ एक समय था, हमें लग रहा था कि स्थिति सुलझ रही है। ईरान के साथ भी बातचीत होनी शुरू हो गई थी, ओमान में बातचीत हुई, रोम में भी बातचीत हुई न्यूक्लियर इशू को लेके। और क्योंकि इसका एक जो पिवट है पूरे ये जो समस्या बनी हुई है, वो एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। इन दोनों पिवट्स के बीच में ये स्थिति बनी हुई है। अब लेकिन वो बातचीत भी स्थगित कर दी गई है जो ईरान की और ओमान बीच में मीडिएशन कर रहा था। तो वो एक नेगेटिव सिग्नल है। दूसरा नेगेटिव सिग्नल है कि हूती एक तरह से एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा कि हूतियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कह रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसको एयर डिफेंस इजराइल का नहीं रोक पाया। और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है एक तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है, उसके बिल्कुल नज़दीक जाके ये मिसाइल गिरी है। तो इसका भी जो इजराइल के प्रति जो जब उसको देखते हैं तो सिर्फ हूतियों को नहीं देख रहे, वो ईरान और हूतियों को देख रहे हैं। तो पूरा जो नेगेटिव साइकिल एक ईरान के साथ चलना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि इजराइल को सफलता नहीं मिल रही होस्टेजेस को रिलीज करने में, और इसलिए इजराइल की कोशिश है
इसकी बैकग्राउंड में जो हुती का अटैक हुआ था कि अब हमास के ऊपर हम और प्रेशर डालें, तो एक पूरा नया घटनाक्रम शुरू हो गया है। जो आप बात कर रहे थे इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग, उसमें वो प्रेशर और आ रहा है कि भाई अब पूरी गाजा पट्टी को हम ले लेंगे। दूसरी बात, एक पुरानी इनकी प्लान है कि गाजा पट्टी के आगे जाके ग्रेटर इजराइल बनाने की। ये क्योंकि नेतन्याहू के लिए ये बहुत ज़रूरी है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को करना कि अगर होस्टेजेस ना भी मिले, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि एटलीस्ट इजराइल का पलड़ा भारी है, तो वो दर्शाने की बहुत ज़रूरत है इजराइल को, अपने लोगों को। और साथ में आपको आपको पता ही है कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है, और उसमें अल्ट्रा राइट की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि अल्ट्रा राइट की अगर सपोर्ट नेतन्याहू को नहीं मिलती तो वो सरकार गिर सकती है। इसलिए नेतन्याहू को एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो बहुत ही पेचीदा इस टाइप की स्थिति है। अगर हम सोचेंगे होस्टेजेस वापस ना आए, जितना मर्जी आक्रामक रुख ले, तो उसके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत हो सकती है नेतन्याहू के लिए। तो ये कहना अतुल जी, अगर इजराइल हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन लेता रहा है और ले भी रहा है, लेकिन जिस तरह की धमकियां अब ईरान से आ रही हैं, एक तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और दूसरा हुती के बहाने अब कहीं ना कहीं ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को निशाने पर ले रहा है। ऐसे में इस इलाके में ये फैल सकता है क्या, ये संघर्ष जो है? नहीं, ये इसमें जरूर एक नेगेटिव एलिमेंट आ गया है, और जो पॉजिटिव साइकिल से हट के हम नेगेटिव साइकिल की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहाँ पर समाप्त होगा इस वक्त कहना मुश्किल है। अगले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर ये और बढ़ता है, और जैसे ईरान ने आज ही वो मिसाइल टेस्ट किया है, अगर बेंगुरियन एयरपोर्ट के बाद कुछ और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक और अटैक होता है इसराइल के ऊपर, तब तो बहुत नेगेटिव चला जाएगा। तो लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है पहले से ज्यादा। एक नेगेटिव टर्न आया है पिछले 3 दिनों में। इस सब के बीच एक कोशिश चल रही थी वहां पर शांति की, कतर, यूएस, इन सब के मीडिएशन में, और हमास भी कहता रहा है कि अब भाई हम तैयार हैं, हमारा प्रपोजल ये है। इजराइल कुछ और कहता रहा है। वो क्या आगे बढ़ पाएगा? कहीं अब शांति की कोई किरण दिखती है? अभी नहीं, क्योंकि अभी ये जब से बेंगुरियन एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पलटवार करना ही करना पड़ेगा इजराइल। वो पलटवार का साइकिल जब तक खत्म नहीं होता, फिर हम नहीं आएंगे उस स्थिति में जो थी 3 दिन पहले। अभी वो नया साइकिल है, इजराइल की तरफ से एक तरह से काउंटर अटैक होगा ही होगा। वो जब समाप्त होगा, फिर उसके बाद एक और नया घटनाक्रम शुरू हो सकता है, जिसमें बातचीत वगैरह की बात हो सकती है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार अभी हम ब्रेक नहीं लेते हैं, आपको सीधे आज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, आप इन खबरों को देखिए और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD पार्टी ने देश की घरेलू खुफिया एजेंसी पर उसे दक्षिणपंथी उग्रवादी पार्टी कहने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। जर्मनी में इस कदम से बर्लिन और वॉशिंगटन के बीच भी विवाद पैदा हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जर्मनी के इस कदम की निंदा की, तो जर्मन विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये देश के कानून के तहत जर्मनी में दक्षिणपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। दरअसल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का AfD को वैचारिक समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी गई जानकारी में बताया कि